नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर आपराधिक केस हैं। साथ ही ये भी कहा कि एसपी जीत रही थी, लेकिन धोखे से हराया गया। ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने की उन्होंने मांग की। सबसे पहला सवाल कि ये कहते हैं कि आप लोगों ने कहा कि इस बार जो सपा है वो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 300 का आंकड़ा पार करेगी। कहाँ चूक हो गई? चूक समाजवादी पार्टी से नहीं हुई और न जनता ने चूक की है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो साम दाम दंड भेद वाली नीतियां थीं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई, ईवीएम मशीनों की अदला बदली हुई और जीते हुए चुनाव को, हमारी जीत को पराजय में बदल दिया गया। आप जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे से लोग मांग करते चले आ रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक वो जीतते रहेंगे। विपक्ष ये मांग करता रहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। बैलेट से चुनाव होते तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीतते ही। यही जनता का रुख था, यही जनता ने सोचा था, यही जनता ने किया भी था। और पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट हैं उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, 304 सीटों पर, और बीजेपी केवल 87 सीटों पर। तो वो सही आंकड़ा दर्शाने वाला है। सर, आपको क्या लगता है कि आरएलडी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, तो जो फायदा आपको लगता था कि आरएलडी के साथ गठबंधन पे मिलेगा, क्या वो फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाया? गठबंधन से सारा फायदा मिला है, चाहे वो आरएलडी से रहा हो, चाहे राजभर जी से रहा हो, चाहे संजय चौहान से रहा हो। समझौते में से लाभ हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज पहले से ज्यादा बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए आप, हम लोगों का कोई अनुमान गलत नहीं था। 2012 में हमें केवल 31% वोट मिला था और हम 224 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल हुए थे। अब की बार 36% से ज्यादा वोट मिला और सरकार नहीं बना पाए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन मैन आर्मी था, यानी कि अखिलेश यादव ही जो थे चुनावों का चेहरा था। उत्तर प्रदेश में चेहरे थे आपकी पार्टी के, बाकी भी आपकी पार्टी में बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आए। तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को हुआ? जनता हर जगह नजर आए वो लोग, लेकिन मीडिया चूंकि सत्ता पक्ष को ही दिखाती है और अखिलेश को दिखाना तो मीडिया की मजबूरी थी, क्योंकि जिस तरह के लोग आ रहे थे, जितने बड़े पैमाने पर अखिलेश की मीटिंगों में आ रहे थे, उसको ब्लैकआउट कर नहीं सकते थे। किया बहुत, लेकिन कुछ न कुछ तो दिखाते ही। तो और लोगों को दिखाया नहीं, सब फील्ड में रहे। हाँ, ये है कि हमारे उम्मीदवारों की डिमांड केवल अखिलेश के लिए थी, इसलिए वो अधिकतम जगह गए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अजीत सिंह थे वो काफी बड़ा नाम था, किसानों में बहुत अच्छी पैठ थी उनकी। जयंत चौधरी को भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन जयंत चौधरी कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपको कि वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जो उनके पिताजी का था? नहीं, जयंत के प्रति भी उनके जो आधारभूत जो मतदाता हैं परंपरागत, वो जयंत के प्रति भी उसी तरह से स्नेह रखते हैं, उसी तरह से उनको सहयोग करते हैं जैसे उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को किया। सर, ये भी आप लोगों ने कहा था कि चुनावों में, ये बयान काफी आया कि चुनावों में गर्मी निकाल देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान क्या जनता को पसंद नहीं आए? गर्मी निकालने वाला बयान तो योगी ने दिया था, हम लोगों ने तो दिया नहीं था। अच्छा, राजभर जी की पार्टी का कुछ फायदा हुआ आपको लगता है?
सबका फायदा हुआ। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहे तुम? सहयोग संगठन जो हमारा गठबंधन था उसमें सबको फायदा हुआ है, उनसे हमें, हमसे उन्हें। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को भी आप लोग साथ में लेके चलते या साथ में लेके चुनाव लड़ते तो क्या नतीजे कुछ और होते? नहीं, कभी नहीं। पहले लड़ चुके हम कांग्रेस के साथ, अब तो कांग्रेस के 2% वोट हैं। कांग्रेस का मतदाता मूल रूप से बीजेपी हमें नहीं देगा तो बीजेपी को ही वोट करता है। हार की समीक्षा करेंगे आप? हार की समीक्षा तो अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है योगी का, उसमें नए चेहरों को भी जगह मिली है और पुराने बहुत सारे चेहरे थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, उसमें यूं तो ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, परमाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाए किसको न मंत्री बनाए। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग भी मंत्री बने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आपराधिक छवि है। वो योगी जी को कोशिश ये करना चाहिए था कि जब इतने बड़े दोबारा सत्ता में आए हैं तो आपराधिक छवि के लोगों को नहीं रखना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए सर, अब विपक्ष में आप लोग हैं, आज आप लोगों का नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है, तो किस तरीके से काम करने की योजना है आप लोगों की, और क्या अखिलेश यादव ही नेता प्रतिपक्ष होंगे? देखिए, हम विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अख्तियार करेंगे। जहां गवर्नमेंट ठीक काम करेगी हम वहां मदद भी करेंगे, और गवर्नमेंट का जो गलत काम होगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक रितु खंडूरी निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुन ली गई है। रितु खंडूरी उत्तराखंड की 5वीं और पहली महिला विधानसभा स्पीकर चुनी गई। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी थी। स्पीकर बनने पर सीएम धामी ने रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। स्पीकर निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी ने कहा कि बड़े राज्यों के लिए उत्तराखंड प्रेरणा स्रोत बनेगा। उनके अलावा स्पीकर के लिए कोई भी दूसरा नामांकन नहीं हुआ। रितु खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। बतौर विधायक रितु खंडूरी का ये दूसरा कार्यकाल है और मौजूदा वक्त में वो कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रितु खंडूरी का निर्वाचन हो चुका है, विधानसभा स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर के तौर पर उनका निर्वाचन हो चुका है। 2022 में कोटद्वार से विधायक बनी, दूसरी बार की विधायक है रितु खंडूरी। आपको बता दें, इससे पहले 2017 में भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। पूर्व सीएम की बेटी हैं रितु खंडूरी और विधानसभा स्पीकर बनी है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर के तौर पर रितु खंडूरी का निर्वाचन हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हुई, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। 2022 में कोटद्वार से विधायक बनी, इससे पहले 2017 के चुनाव में यमकेश्वर से विधायक बनी। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, खासा उत्साह इस वक्त रितु खंडूरी के समर्थकों में भी देखा जा रहा होगा। बिल्कुल आरजू, और एक उत्तराखंड के इतिहास में एक नई पटकथा भी लिखी जा चुकी है। रितु भूषण खंडूरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ ही वो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है उत्तराखंड की। इसके साथ साथ रितु खंडूरी दूसरी बार की विधायक हैं। पहले टर्म में वो यमकेश्वर से विधायक रही, दूसरे टर्म वो कोटद्वार से विधायक रही। और खासकर रितु खंडूरी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में आया कि उन्होंने कोटद्वार में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, जो ये मानकर चला जा रहा था कि उनके सामने उनको टक्कर देना बेहद मुश्किल होगा इस चुनाव में, लेकिन रितु खंडूरी ने उनको भारी बहुमत के साथ उनको शिकस्त दी। तो रितु खंडूरी की जीत के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा था कि रितु खंडूरी को इस बार सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले उनका यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की दौड़ में भी उनका नाम चर्चाओं में था, और उसके बाद कैबिनेट को लेकर भी उनका नाम चर्चाओं में था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जब रितु खंडूरी से भी हमने बातचीत की तो वो बेहद खुश हैं, और उनका कहना है कि ये विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाना ये महिलाओं का सम्मान है। खासकर उत्तराखंड में जब महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है, और इस बार की अगर आप पोलिंग का परसेंटेज देखें तो महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार जो दोबारा से सत्ता में आई, जो ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई, जो मिथक उसने तोड़ा,
उसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का एक बड़ी भूमिका रही है कि जो महिला वोटर्स थे वो अधिकांश वोट बीजेपी को टर्न हुआ है। तो इसलिए भी इसे एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, खासकर उत्तराखंड की सियासत में। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में रितु खंडूरी को विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया है। तो वहीं बड़ी खबर एटा से दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आपसी कहासुनी के बाद पथराव और फायरिंग तक हुई। गांव में लगे मेले में रात को दरअसल झगड़ा हुआ था और सुबह दोनों पक्षों में पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई। पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले। एक युवक को गोली लगने की सूचना है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये खबर एटा से आपको बता रहे हैं। आपसी कहासुनी में पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। दरअसल मेले में रात को झगड़ा हुआ था और अगले दिन सुबह ही दोनों पक्षों में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं जब ये खूनी संघर्ष हुआ है। पुलिस के सामने ही ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले और फायरिंग तक हुई। तो वहीं अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर जमीनी विवाद हुआ। दो पक्षों में गोलियां चल गई। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से ये जमीनी विवाद रहा। दो पक्षों में फायरिंग हुई और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश में। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जमीनी विवाद था जिसको लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, गोलियां तक चल गई। कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भारी तनाव को देखते हुए वहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 3 को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं खबर यह भी है कि इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जमीन विवाद रहा ये, जहां पर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। तस्वीरें बिजनौर से आप देख रहे हैं, जहां पर ये जमीनी विवाद हुआ और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, फायरिंग हुई। एक की मौत हो गई गोली लगने से और कई लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं। 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, एक की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी, ये सूत्रों के हवाले से हम खबर बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग सौंपा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। ब्रजेश पाठक को नगर विकास विभाग, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी सौंपा जा सकता है। और आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग सौंपा जा सकता है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जिन्हें नगर विकास विभाग सौंपा जा सकता है। जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री चुने गए हैं उन्हें विभाग बांट दिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें ये विभाग दिए जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, और क्या अपडेट है आपके पास? हेलो अनामिका, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बहुत जल्दी जो बंटवारा है विभागों का वो हो सकता है। लेकिन इसमें जो हमारे सूत्र है, जो जानकार बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अगर में विभागों के बंटवारे की बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके विभाग को लेकर भी लोगों की लगातार निगाहें बनी हुई थी, कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास जो विभाग था
वो यथावत बना रहेगा, यानी कि लोक निर्माण विभाग उनके पास था और वो बना रहेगा। इसके अलावा अगर ब्रजेश पाठक की बात की जाए, जो दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सरकार में, उनके पास नगर विकास विभाग आ सकता है। लेकिन नगर विकास विभाग ही वो विभाग है जो पहले सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन को दिया गया था, लेकिन आशुतोष टंडन इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, इसलिए नगर विकास विभाग ब्रजेश पाठक को मिल सकता है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, आपको याद होगा 17 के चुनाव के वक्त जो छोटे छोटे विभाग थे जल से जुड़े हुए, जैसे बाढ़ है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारी चीजें जो थी अब वो जुड़ी हुई थी, लेकिन उसको इसी सरकार ने नाम दिया जल शक्ति विभाग का। इसके पहले मंत्री हुआ करते थे महेंद्र सिंह, जिनको नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा अब जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह जी के पास जा सकता है। AK शर्मा, अब 2 से 3 ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया भी गया है। तो कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी AK शर्मा को मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग पहले जयप्रताप सिंह के पास था, जयप्रताप सिंह इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा AK शर्मा को इस विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। बेबी रानी मौर्य, जो महिलाओं में अगर बात की जाए तो इकलौती कैबिनेट मंत्री है बेबी रानी मौर्य, उनके पास शिक्षा विभाग जा सकता है। शिक्षा विभाग जो पहले दिनेश शर्मा के पास था, दिनेश शर्मा इस मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मंत्री पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है, ड्रॉप किया गया है उनको, लिहाजा अब ये विभाग चला जा सकता है बेबी रानी मौर्य के पास। सुरेश खन्ना, जो कि सरकार की वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक है, सुरेश खन्ना के पास पहले भी वित्त विभाग था, संसदीय कार्य मंत्री थे वो, तो उनके पास भी जो विभाग थे वो यथावत बने रह सकते हैं, यानी कि उनके विभाग में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। सूर्यप्रताप शाही, जो कि वरिष्ठतम के अगर आधार पर बात की जाए तो ये भी काफी सीनियर लीडर है, सीनियर मंत्री है, इनके पास पहले कृषि विभाग था, तो कहा यह जा रहा है कि इनके विभाग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इन्होंने कृषि के लिए अच्छा खासा काम किया है, लिहाजा इनके पास एक बार फिर से कृषि विभाग होगा। और इसमें एक चीज और जोड़ दी जाएगी, गन्ना विकास विभाग जो पहले सुरेश राणा के पास था। सुरेश राणा वो मंत्री जो कि वेस्ट यूपी से आते हैं, शामली के थाना भवन से विधायक थे वो, लेकिन चुनाव हार गए, इसलिए वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो सूर्यप्रताप शाही को कृषि विभाग के साथ साथ गन्ना विकास विभाग की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धर्मपाल सिंह की बात कर लेते हैं। धर्मपाल सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया गया है। इनके पास ग्राम विकास विभाग आ सकता है। भूपेन्द्र चौधरी की अगर बात की जाए तो ये भी सीनियर लीडर है और सीनियर मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। इनके पास पहले भी पंचायती राज विभाग था और कहा यह जा रहा है कि इनके विभाग में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कुछ चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो इनके पास एक बार फिर से अगर बात की जाए तो पंचायती राज विभाग आ सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी, इसके पहले भी उनके पास दुग्ध विकास विभाग था, पशुपालन था, तो एक बार फिर से उनको दुग्ध विकास विभाग और पशुपालन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जितिन प्रसाद, जो 17 के चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव की अगर बात की जाए 2022 के चुनाव की, तो चुनाव के ठीक पहले जो सितंबर के महीने में एक्सपेंशन किया गया था मंत्रिमंडल का, उसमें इनको मंत्री बनाया गया था और इकलौते कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे उस वक्त। ये एक बार फिर से इनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया गया है और इनके पास उस वक्त विभाग था प्राविधिक शिक्षा का। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब जितिन प्रसाद के पास फुल फ्लैश बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खुद 1 दर्जन से ज्यादा विभाग रह सकते हैं, जिसमें गृह से लेकर औद्योगिक विकास विभाग और भी बहुत सारे, जिसमें आवास विकास भी आता है। तो ये सारे विभाग जो पहले मुख्यमंत्री के पास थे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। जिसमें अगर बात की जाए औद्योगिक विकास विभाग की, तो औद्योगिक विकास सतीश महाना के पास था, लेकिन चूंकि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है अब, तो अब ये विभाग जा सकता है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। हालांकि जो बातें मैं बता रही हूँ आपको, या ये जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, ये अभी ऐसा कुछ बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमारे सूत्रों से ये जरूर जानकारी मिल रही है कि ये विभाग इन्हीं मंत्रियों को मिल सकते हैं। इंतजार इस बात का कर रहा होगा कि राजभवन से फाइनल लिस्ट आए और उस लिस्ट के आधार पर ही, क्योंकि 52 मिनिस्टर्स है पूरे मंत्रिमंडल में, 52 मिनिस्टर्स में राज्य मंत्री भी है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी है, कैबिनेट भी है, तो देखना ये होगा कि अब कौन से विभाग किसको मिलते हैं जो फाइनल लिस्ट। ये तो है, लेकिन अनामिका कुछ विभागों में चुनौतियां बहुत है, क्योंकि जैसे कोरोना काल बीता तो ऐसे में जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जिन मंत्रियों को ये विभाग मिलना है उनके सामने चुनौतियां बहुत होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी बड़ी चुनौती हमने पिछले दिनों देखी है कोरोना काल में, जहाँ पे संसाधन बहुत सारे बढ़ाने पड़े और बहुत ज्यादा चीजें इसमें एक्सटेंड भी करनी पड़ी।
तो ये कोरोना काल की अगर बात की जाए तो इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग पर सभी की निगाहें लगी हुई है। तो अब इस विभाग को लेकर चूंकि खबर आ रही है कि AK शर्मा को विभाग मिल सकता है, तो जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियां भी साथ में मिलेंगी उनको। इसके अलावा गन्ना किसानों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खबर यह आ रही है कि सुप्रताप शाही के पास गन्ना विकास विभाग जा सकता है, तो गन्ना किसानों का भुगतान हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी खूब बड़ा मुद्दा बनाया इसको। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये अब जिम्मेदारी मिल सकती है सुप्रताप शाही को, गन्ना किसानों का भुगतान। इसके अलावा कृषि विभाग, कृषि कानून आंदोलन की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो स्थितियां थी उसका यूपी में बहुत ज्यादा असर इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि यूपी सरकार ने किसानों को बहुत समझाने का प्रयास किया कि कृषि कानून उनके हक में है, तो इसीलिए कृषि कानून का बहुत ज्यादा असर यूपी में नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे फसलें और बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो कृषि के क्षेत्र में जाती हैं और करोड़ों अगर बात की जाए तो किसानों का भविष्य भी टिका होता है कि कृषि मंत्री कैसे हैं, क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक वैसे शिक्षा विभाग की बात की जाए, शिक्षा विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है जिसकी जिम्मेदारी पहले थी अनुपम जायसवाल के पास 17 के चुनाव के बाद, लेकिन बाद में दिनेश शर्मा के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग का सतीश द्विवेदी के पास, सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं और अब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा अब बेसिक शिक्षा विभाग जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसको लेके अब खबर यह आ रही कि जितिन प्रसाद के पास ये विभाग जा सकता है। यानी कि मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो विभाग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगले 5 साल के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है विकास को लेकर, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी होगी और इन मंत्रियों पर जिम्मेदारी होगी अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करने की। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से 22 मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है इस मंत्रिमंडल गठन में, तो जो ड्रॉप किए गए मंत्रियों उन पर आरोप भी यही लगाए गए थे और जो खामियां थी वो भी यही थी कि उनके विभाग में बहुत बेहतर काम नहीं हुआ है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं किया गया, लिहाजा उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो इन मंत्रियों के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने कार्यकाल में इन विभागों के साथ साथ जो लोक संकल्प पत्र के वादे हैं उसको पूरा करने में भी भूमिका निभाए, साथ ही उनके विभाग में उनकी जो। ठीक है नामिका, जिस तरह से आपने जानकारी दी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिल सकता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो चुका है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जिस तरह से कयास भी लगाए जा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ये बड़ी बैठक हुई समाजवादी पार्टी की जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की और समाजवादी पार्टी के सारे विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। इस अहम बैठक में यही फैसला लिया गया, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कुछ ही समय पहले उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था और आज अहम बैठक हुई। विधायक के तौर पर उन्होंने मंजूर किया कि विधानसभा जाएंगे और अब नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें जब आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो सभी विधायकों से खासतौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि सारे के सारे विधायक इस बैठक में जरूर उपस्थित हों। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की अहम बैठक हुई आज और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव ही नेता प्रतिपक्ष चुने जा सकते हैं और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है। इस बैठक में ये अहम फैसला ले लिया गया है। एसपी विधायक दल की ये बैठक हुई जिसमें अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। जिस तरह से पीछे चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी की वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई, उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष किसे चुनेगी और समाजवादी पार्टी के विधायकों की अब बैठक हुई तो बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। अखिलेश यादव को एसपी विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।